नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्याख्यान में। आज हम चर्चा करेंगे इको फ्रेंडली एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। इससे पहले हमने मछली पालन के लिए भूमि क्षेत्र का चयन कैसे किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ लैंड एरिया फॉर द फिश एक्वाकल्चर, इस टॉपिक पर हमने व्याख्यान दिया और उसमें पूरी जानकारी दी कि हम कैसे एक सही क्षेत्र का चयन करते हैं कि हम फिश एक्वाकल्चर वहाँ पे लगा सकते हैं, पाल सकते हैं, मछली का पालन पोषण किया जा सकता है। उसमें मिट्टी का क्या रोल है, उसमें उस जगह का क्या रोल होता है, उस क्षेत्र का क्या रोल होता है, वहाँ पर पानी की क्या व्यवस्था होती है, और इसके अतिरिक्त जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं वो भी हमें देखने बहुत आवश्यक होते हैं। इसके बारे में हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी पिछले अध्याय में, जिसमें हमने मछली पालन के लिए भूमि और क्षेत्र का चयन, ये जो हमारा व्याख्यान चला था। और इसी सिलसिले में आज एक नया व्याख्यान हमारा जो है उसका नाम है पर्यावरण अनुकूलन जलीय कृषि की पद्धतियाँ। अर्थात हमें अपने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उसके अनुकूल कौन कौन सी जलीय कृषि की पद्धतियाँ हैं। जैसे हम फिश एक्वाकल्चर की बात करते हैं, मत्स्य जलीय कृषि की हम बात कर रहे हैं, तो इस जलीय कृषि में हमें कौन से उपाय करने चाहिए, हमें किस प्रकार से पर्यावरण के अनुकूल रह करके मत्स्य का पालन करना चाहिए ताकि उसका हमारे पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। इसलिए हमें इको फ्रेंडली चलना होगा। एक्वाकल्चर की कौन कौन से प्रैक्टिसेस हैं, इस इको फ्रेंडली एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में हम विस्तार से बताएंगे, चर्चा करेंगे इस व्याख्यान में। आप सभी का स्वागत इस व्याख्यान में। एक अत्यंत जो रोचक, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था, आधुनिक विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पर्यावरण की अनुकूल जो जल कृषि की पद्धतियां हैं, अर्थात जो इको फ्रेंडली एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेज हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जल कृषि जो है वो आज के हम देखें विश्व का एक सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ खाद्य उत्पादन क्षेत्र बन चुका है। मछली पालन, जो झींगा पालन या फिर जो अन्य जो जलीय जीवों का जो हम पालन की हम बात करते हैं, वो न केवल भोजन की सुरक्षा में मदद करता है बल्कि जो एक आजीविका है और ग्रामीण विकास का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है। इससे पहले भी हमने जिक्र किया था, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर्स के लिए है, उसकी प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसमें इनोवेशंस क्या क्या हैं, हम इस टॉपिक के अंदर चल रहे हैं। और इसी टॉपिक में जो है हमें जो विभिन्न प्रकार के हम व्याख्यान हैं, हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम एक सतत जो जलीय कृषि है, जो स्थायी जलीय कृषि है, उसका विकास करना, आजीविका के रूप में उसको अपनाना, ग्रामीण जो विकास करना, और जो हमारे शिक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हमारे इस कोर्स को अपडेट करेंगे, वो भी इसके बारे में जानकारी लेंगे कि सस्टेनेबल एक्वाकल्चर्स हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। और साथ ही साथ इको फ्रेंडली एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस भी हमें इसमें ध्यान में रखना है, ताकि हमारे पर्यावरण को इस तरीके से कोई नुकसान ना पहुँचे और जिससे हमें उसका फ़ायदा मिल सके, प्रोडक्शन हमें अच्छा मिले, हमारे समाज के हित के लिए वो अच्छा हो और हमारी आजीविका के लिए हित में हो और आजीविका उससे अच्छी हो। तो ये एक हमारा इको फ्रेंडली हम एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस के तहत इसका अध्ययन करेंगे। साथ ही यदि हम जो इको फ्रेंडली एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस की हम बात कर रहे थे, एक हम ये कह सकते हैं कि अनियंत्रित रूप से अगर हम एक्वाकल्चर करते हैं या जल कृषि या तालाबों का निर्माण करते हैं, तो उसमें जो है हमारे जो पर्यावरण है उस पर एक गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। जैसे जल प्रदूषण पर प्रभाव पड़ सकता है, प्राकृतिक जल स्रोत हैं उन पर हमारा प्रभाव पड़ सकता है और उनका क्षरण हो सकता है, जैव विविधता का ह्रास हो सकता है। और इन्हीं समस्याओं को देखते हुए आज एक ऐसी आवश्यकता है जहाँ पर हम जल कृषि को नहीं सिर्फ उत्पादक बनाएं बल्कि पर्यावरण के प्रति भी संवेदनशीलता हो। और इसी को हम कहते हैं कि पर्यावरण के अनुकूल जल कृषि का निर्माण करना, ये इको फ्रेंडली एक्वाकल्चर जो है।
जैसे एक चित्र की सहायता से इकोलॉजिकल बैलेंस को हमने ध्यान में रखना है, इकोनॉमिक्स को भी ध्यान में रखना है और सोशल कम्युनिटी को भी ध्यान में रखना है। इन तीनों चीज़ों को जब हम ध्यान में रखेंगे तो तब जा करके हमारा एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर डेवलप होता है। एक बार क्लाइमेट जो रेजिलेंट एग्रीकल्चर है हम उस पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि जो जलवायु के अनुकूल जो कृषि होती है वो क्या होती है, इसकी परिभाषा हम विद्यार्थियों तक एक बार समझाना चाह रहे हैं कि जो खाद्य एवं जो कृषि संगठन है जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, उसके अनुसार जो है जो जलवायु के अनुकूल जो कृषि है उसको, यानी अर्थात जो जलवायु और चरम मौसम में जो परिवर्तन की जो प्रभावों को जो पूर्वानुमान लगाने तथा उसके लिए तैयारी करने के साथ साथ उसके अनुकूल होने और उसमें आत्मसात करने एवं उसके उभरने की कृषि प्रणाली की जो क्षमता होती है वो उसके रूप में हम इसको परिभाषित करते हैं। अब बात करते हैं जो पारंपरिक और बनाम अनुकूलन जो अनुकूल दृष्टिकोण है, यानी कि जो ट्रेडिशनल वर्सेज इको फ्रेंडली अप्रोचेज हैं वो क्या क्या हैं। तो ट्रेडिशनल और जो इको फ्रेंडली अप्रोचेज हैं अगर हम उसमें थोड़ा सा अंतर जानने की कोशिश करते हैं, जैसे जो पारंपरिक जल कृषि होती है और पर्यावरण जो अनुकूल जल कृषि होती है वो क्या होती है, इस पर हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो पारंपरिक जल कृषि होगी और जो पर्यावरण जो अनुकूल जल कृषि है, अगर हम पारंपरिक जल कृषि की बात करते हैं जिसमें एक अत्यधिक फीड और रसायनों का प्रयोग होता है, वो पारंपरिक जल कृषि में जैसे हम करते थे। और जो पर्यावरण के अनुकूल जो जल कृषि होगी उसमें जो प्राकृतिक संसाधन होंगे उनका संसाधनों का संरक्षण होता है, उनका कंजर्व करते हैं, वो पर्यावरण की अनुकूल जल कृषि होती है। और जो पारंपरिक जल कृषि है उसमें अपशिष्ट का सीधा निस्तारण होता है, हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है उसमें उस तरह से जो आउटलेट सिस्टम होता है जिसमें हम सीधा जो है पानी का जो बहाव है उसका निस्तारण कर देते हैं। लेकिन अगर हम पर्यावरण अनुकूल जो जल कृषि की बात करते हैं तो उसमें जो रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, रिसाइकलिंग होती है, जितना भी वेस्ट होता है उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो पर्यावरण अनुकूल जल कृषि कहलाएगी। साथ ही जो पारंपरिक जल कृषि जैसे जिसमें जैव विविधता और उस पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यदि हम पर्यावरण की अनुकूल जल कृषि की हम बात करें, पूरा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो उसमें बना रहेगा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का भी कंजर्वेशन होगा, रिसाइकलिंग भी हम करेंगे, अपशिष्ट जितना भी होगा उसका मैनेजमेंट करेंगे। इससे क्या होगा कि जो पारिस्थितिकी यानी कि जो इकोलॉजी है उसका एक बैलेंस बने रखेगा। तो एक बार समझते हैं कि जो पारंपरिक जो जल कृषि है और पर्यावरण अनुकूल जो जल कृषि है उन दोनों में क्या अंतर है। क्योंकि जो पारंपरिक जल कृषि है उसमें अक्सर हम देखते हैं कि बहुत अत्यधिक रूप से चारा डाला जाता है, उसका कोई मेजरमेंट नहीं हो पाता है, और इसके अतिरिक्त जो केमिकल्स हैं, जो रासायनिक दवाएं हैं, उनका भी प्रयोग किया जाता है, और साथ ही जो उर्वरक हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं, उनका भी उपयोग होता है। इन सब चीज़ों से जो जल होता है वो प्रदूषित होता है, और जो आसपास की जो पारिस्थितिक तंत्र है हम कह सकते हैं कि वो उसको नुकसान पहुंचाता है। तो जिस तरीके से हम पारंपरिक जल कृषि करते हैं उसमें हमने फीडिंग करानी है तो फीडिंग भी उसका एक मेजरमेंट नहीं हो पाता है, और अत्यधिक मात्रा में हमने चारा डाल दिया, और वो चारा जो है तालाब में या मत्स्य तालाब में, पौंड में, जहाँ पर भी हमने दिया है वो वहाँ पर जो है सड़ने गलने की क्षमता में आ जाता है, जिसको मछलियों की जो ओवर फीडिंग हो जाती है, जिसको वो नहीं खा पाते हैं खाने को उस हिसाब से जितनी उनकी ज़रूरत होती है, तो उसके बाद वो एक प्रदूषित जल को बनाने लग जाता है, जिसमें कि जो वाटर के जो पैरामीटर्स हैं उनमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे मछलियों को नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। तो एक तो ज़्यादा चारा डालने से, इसके अतिरिक्त अगर हम जो रासायनिक जो दवाइयाँ हैं अगर हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं
तो रासायनिक दवाइयों का भी उसमें इस्तेमाल हो रहा है, वो भी वाटर क्वालिटी के पैरामीटर्स को ख़राब करता है, साथ ही साथ फिर हेल्थ के लिए भी ख़राब होता है। और उर्वरकों का उपयोग भी करते हैं। अब इन सब चीज़ों से जो वाटर का है उसका पॉल्यूशन भी बढ़ने लग जाता है। और जब हम उसका आउटलेट चला रहे हैं या आउटलेट हमने दिया है तो वो क्या करेगा, पूरे पारिस्थितिक तंत्र को, आसपास के जो जितने भी जीव जंतु या छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे वो उनको भी नुकसान पहुंचाएगा। तो ये एक जो पारंपरिक तरीके से जो हम मछली की खेती करते हैं उसको हमने कैसे उसके अनुकूल बनाना चाहिए, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि पारंपरिक तरीके से हम इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे इस चित्र के माध्यम से भी समझने की कोशिश करके सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट को दिखाए हैं। तो साथ ही इसके विपरीत अगर हम पर्यावरण अनुकूल की जल कृषि की बात करें, जैसा कि हमने अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा भी था, तो पर्यावरण के अनुकूल अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होगा कि कम से कम हम जल का उपयोग करेंगे और उसका जो रिसाइकलिंग भी करेंगे। रिसाइकलिंग करने से क्या होगा कि हमारा जल का उपयोग भी सीमित मात्रा में होगा और साथ ही साथ में उसका पुनर्चक्रण भी होगा, तो उससे उपयोग भी कम रहेगा और साथ ही साथ हमारा जो कल्चर है वो भी एक सस्टेन करेगा। और दूसरी बात है कि जो जैविक या जो प्राकृतिक फीड है उसका भी प्रयोग उसमें होते रहेगा। और बहु प्रजाति का पालन हम उसमें कर सकते हैं जिसको हम पॉलीकल्चर बोलते हैं, जिसमें एक साथ जो है हम कई प्रकार की जो स्पीसीज हैं उनका हम कल्चर कर सकते हैं। पॉलीकल्चर जिसको बोला जाता है, जैसे आईएमसी का हम कल्चर कर लेते हैं, इंडियन मेजर कार्प का, जिसमें रोहू, कतला और के साथ में जो है हम मृगल का भी उसमें कल्चर करते हैं, तो ये इंडियन मेजर कार्प का कल्चर कहलाएगा। और तालाबों में जो शुद्धिकरण है उसकी प्रणाली भी उसमें बनी रहेगी, जैसे रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम होता है। और साथ ही हम कुछ इस तरीके के बायोफ्लॉक वगैरह हम बनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जल हमारा शुद्ध होते रहता है उस स्थिति में, और जो अपशिष्ट होते हैं उनका भी हम जैविक प्रबंधन कर देते हैं, तो वो सही तरीके से प्रबंधन उनका होते रहता है। ये उदाहरण की सहायता से हमने कुछ जो स्मार्ट एक्वाकल्चर किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से हम उसमें उपयोग करते हैं अपने स्मार्ट एक्वाकल्चर में, और कैसे हम अपशिष्ट का मैनेजमेंट करते हैं, किस तरीके से हम उसमें फीडिंग का मैनेजमेंट करते हैं, और किस तरीके से हम अपने एक मोबाइल की सहायता से ही एक स्मार्ट एक्वाकल्चर को कंट्रोल कर रहे हैं, इस उदाहरण की सहायता से इसमें देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ जो पर्यावरण के अनुकूल पद्धतियां हैं, जो मेजर इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम एक पॉलीकल्चर की बात करते हैं जो मेजर इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस में आता है। पॉलीकल्चर को, जैसा कि अभी हमने पिछले स्लाइड में ही बताया था, कि जिसमें हम एक से ज़्यादा मछली की प्रजातियों का पालन करते हैं एक ही तालाब में, जहाँ पर कई प्रकार की जो प्रजातियाँ हैं उनका पालन होता है। सबसे अच्छा उदाहरण के लिए रोहू, कतला और मृगल का मैंने अभी बताया, जिससे संसाधनों का भी बेहतर उपयोग होता है और उनमें एक ट्रॉफिक का जो लेवल होता है, एनर्जी का जो एक लेवल होता है वो बरकरार रहता है। ट्रॉफिक लेवल, उसमें विभिन्न प्रकार के ट्रॉफिक लेवल होते हैं जिसमें मछलियों का पालन किया जाता है। जैसे कतला है वो सबसे ऊपरी सतह पर रहेगी, रोहू मछली है वो मध्य स्तर पर रहती है, और जो मृगल है वो बिल्कुल बॉटम फीडर के रूप में और सबसे नीचे रहती है, निचले वाले स्तर पर रहती है। तो इससे क्या होगा कि जो मछलियों का एक ट्रॉफिक लेवल है, एनर्जी का जो लेवल है, खाने पीने का जो लेवल है वो बरकरार रहता है। और इससे जो है इसमें अगर हम ये कहें कि जो रिसाइकलिंग वाटर की हम करते हैं और इसका जो मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट है वो भी प्रॉपर तरीके से बने रहता है। जैविक जो जल कृषि है, ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर इज इम्पोर्टेंट पार्ट। जो अगर हम मेजर इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस की बात करते हैं उसमें पहला हमने पॉलीकल्चर की बात करी। अब हम बात करते हैं जो मेजर इको फ्रेंडली जो प्रैक्टिसेस होंगे उसमें जो जैविक जल कृषि होगी, यानी जो ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर होगी, जिसमें जितना भी हम जैविक रूप से जो जल कृषि होगी उसका प्रयोग करते हैं। ये एक दूसरा प्रमुख पार्ट है मेजर इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के। इसमें बिना रसायनों के, यानी कि अर्थात हम कोई केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कोई सिंथेटिक फीड का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से हम मछली का पालन करते हैं। और
साथ ही साथ जो केमिकल फीड होगा और जो कीटनाशक होंगे, जो इंसेक्टिसाइड हैं, जो एंटीबायोटिक्स हैं, उनका जो प्रयोग है वो भी नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि पौधों से जो बने हुए फीड होंगे उनके जो जैविक खाद और स्वच्छ पानी से हम कल्चर कर सकते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर है। जिस तरीके से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, साग सब्जी का हम फार्मिंग करते हैं, उसी प्रकार से फिश की भी हम ऑर्गेनिक एक एक्वाकल्चर करेंगे कि जहाँ पर हम कोई भी केमिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे और सिंथेटिक फीड मछली के पालन में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो जैविक खाद होगी और स्वच्छ पानी होगा उसी से हम, और क्योंकि वो पौधों से बना होगा तो पौधों से बने जो फीड और जैविक खाद का हम इस्तेमाल करेंगे तो स्वच्छ पानी होगा, तो उसी से हम कल्चर करेंगे। ये एक ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर कहलाएगा। तो ये भी जो है एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे जो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस की हम बात कर रहे थे उसमें। साथ ही पहला हमने एक पॉलीकल्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात थी उसमें ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर की। इसके साथ में जो रिसाइकलिंग ऑफ वाटर है, ये एक तीसरा महत्वपूर्ण इसका फैक्टर है इको फ्रेंडली एक्वाकल्चर का। रिसाइकलिंग ऑफ वाटर में जो तालाबों में या फिर हमारे जो सिस्टम्स हैं, जो जलाशय हैं, तो उनमें हम क्या करेंगे, पानी को फिल्टर करके, यानी कि जो पानी हमारे तालाब में यूज हो रहा है उसी को हमने फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से दोबारा से उपयोग में लाना है। अब फिल्ट्रेशन में क्या होगा, उसमें जो फिल्टर होगा बार बार वो उसी पानी को हम डालेंगे, उससे जो वाटर की क्वालिटी है वो बैलेंस रहेगी और हमें अतिरिक्त रूप से जल की आवश्यकता भी कम होगी। और उसमें जो मैनेजमेंट हमारा वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो बैलेंस रहेगा। और साथ ही साथ में जो NO2 या NO3 की हम बात करते हैं या फिर हम pH की बात करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड या डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो हमारा बैलेंस जो है तालाब में बनाना चाहिए वो भी बरकरार रहेगा, क्योंकि उसमें ये सारे जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं जो बनेंगे, अमोनिया वगैरह, वो फिल्टर हो जाते हैं। तो वो प्रोसेस थोड़ा सा RAS टेक्नोलॉजी में ज़रूर होती है, लेकिन अगर हम रिसाइकलिंग करते हैं, पानी का पुनर्चक्रण करेंगे, तो उसमें ये चीज़ें हमारी बरकरार रहेंगी, जिससे हम उस तालाब में जो है उसी पानी को छानकर पुनः उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रिसाइकलिंग ऑफ वाटर की एक पार्ट ये इम्पोर्टेंट था। इसके बाद जो है एक प्रॉपर फीड मैनेजमेंट हमारा होगा, उचित फीड प्रबंधन जिसको हम कह रहे हैं। ये भी एक जो है इको फ्रेंडली जो एक्वाकल्चर हम बात कर रहे थे उसका एक मेजर पार्ट है। प्रॉपर फीड मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, जैसे हम मछलियों को खाना दे रहे हैं तो हमें किस मात्रा में उसको देना चाहिए, कितनी हमारी वहाँ पर मछलियाँ हैं, उनकी आयु कितनी है, कितना समय उनको वहाँ पर हो चुका है और लेंथ वेट उनकी कितनी है, हम वो मेजरमेंट करेंगे। उसके आधार पर हम उनको एक बैलेंस डाइट दे सकते हैं। जैसे कि एक स्मार्ट एक्वाकल्चर में हमने बात की थी, तो स्मार्ट एक्वाकल्चर में जो हम फीडिंग मशीन जो होती है उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसमें ये फिक्स कर दिया जाता है कि हमें कितना फीड जो है वन टाइम में उसमें गिराना है। तो उसी प्रकार से अगर हम मैनुअल भी इसको करते हैं तो एक प्रॉपर फीड का हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जिसमें हमें सही स्तर पर मछलियों को उनकी आयु के स्तर पर, उनकी प्रजाति के आधार पर, उनका जो पोषण की जो मात्रा उनमें सहन करने की जो खाने की क्षमता है उसके आधार पर हमें उनको खाना देना होगा। उससे क्या होगा कि जितना भी अपशिष्ट होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा, वो कम से कम होगा तालाब में। अगर वेस्ट मटेरियल कम होगा तो उससे हमारा वाटर का बैलेंस भी बना रहेगा, जिससे हमें मछलियों को सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी और उनकी मोटिलिटी की दर जो है वो कम हो जाएगी। और साथ ही साथ जो है हम पानी का थोड़ा सा बदलाव अगर हम उसमें थोड़ा बहुत करेंगे तो उससे हमारा जो मैनेजमेंट है पॉन्ड का वो बहुत सही तरीके से चल सकता है। तो ये एक प्रॉपर फीड मैनेजमेंट भी है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात होती है कि हमें समय के अनुसार भी खाना देना। तो प्रॉपर फीड मैनेजमेंट में 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमने एज, आयु के अनुसार मछलियों को, उनकी प्रजातियों के अनुसार
और समय के अनुसार। ये 3 चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है फीडिंग के लिए। तो तब हम कह सकते हैं कि हमारी जो फीडिंग मैनेजमेंट है वो उचित है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इको फ्रेंडली एक्वाकल्चर का। उससे अपशिष्ट नहीं होगा। अगर हम आउटलेट पानी हमारा जा रहा है तो वो चारों तरफ हमारे पर्यावरण को भी दूषित नहीं करेगा, और फीड की भी बर्बादी नहीं होगी, और पानी भी प्रदूषित नहीं होगा। तो ये प्रॉपर फीड मैनेजमेंट का पार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ में कुछ नेचुरल फिल्टर हमारे पास होने चाहिए जिनका हम उपयोग करेंगे। तो जल में कुछ नेचुरल फिल्टर होंगे, जैसे नेचुरल फिल्टर में कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जिसमें से जलकुंभी है या फिर एल्गी है, हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर इनका प्रयोग करेंगे तो जो एल्गी होंगे, जो मोलस्क होंगे या कुछ अन्य जो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, वो पानी को साफ रखने में मदद करेंगे। ये एक नेचुरल फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं पानी के तालाब में। तो इनका भी हमें प्रयोग करना बहुत आवश्यक है, और साथ ही साथ जो है ये मछलियों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि पानी को स्वच्छ रखने में मदद करेंगे, और जो अन्य प्रकार की जो गंदगी होगी उसको भी, और कुछ मछलियों के लिए एक फीडिंग के रूप में भी कार्य करेंगे। तो इन जो यूज ऑफ नेचुरल फिल्टर है, यानी कि प्राकृतिक जो फिल्टर हैं, जो छन्नियाँ हैं, उनका हम प्रयोग इसमें करेंगे, उनका भी उपयोग हो सकता है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे कि जो IMTA है, जो इंटीग्रेटेड मल्टीट्रॉपिक एक्वाकल्चर है, हम उस उदाहरण की सहायता से, ये सबसे बड़ा उदाहरण है इंटीग्रेटेड मल्टीट्रॉपिक एक्वाकल्चर। एक जो हम इको फ्रेंडली एक्वाकल्चर की हम बात कर रहे थे, उसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण यही है। तो उसमें कुछ मछलियाँ होंगी और जो शैवाल भी होंगे, या फिर अन्य जो निचले ट्रॉफिक जीव हैं जैसे मोलस्क है, वो एक साथ पाले जाते हैं। तो वो हम IMTA का हमने एक स्पेशल हमारा जो लेक्चर है, हमने उस पर भी इसको डिस्कस भी किया है कि इंटीग्रेटेड मल्टीट्रॉपिक एक्वाकल्चर में किस प्रकार से कल्चर किया जाता है। उसमें फिशेज भी होती हैं, एल्गी का भी है, और अन्य जो निचले वाले जो ट्रॉपिक लेवल है, जैसा कि अभी हमने बताया था कि इंडियन मेजर कार्प को हमने रखा हुआ है, उसमें 3 लेयर्स में जो 3 ट्रॉपिक लेयर होती हैं जिनमें मछलियाँ रहती हैं। जैसे जो टॉप फीडिंग लेयर होगी उसमें चाहे कटला होगी, या मिडिल लेयर जो होगी उसमें रोहू का होगा, या फिर जो बॉटम में होगा उसमें जो है मृगल फिश होगी। तो वो क्या करेंगे, जो ट्रॉपिक लेवल उनका जो खाने का भी एक स्तर होता है, तो इसी तरीके से कुछ फिशेज होंगी और एल्गी होंगी, और अदर जो ट्रॉपिक लेवल होंगे उसमें मोलस्क, और वो हम एक साथ कल्चर कर सकते हैं। तो ये मल्टी ट्रॉपिक कहलाएगा। और इसमें क्या होगा कि जो फिशेज का जो जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा, जो अपशिष्ट होगा, उनको जो है शैवाल और साथ ही साथ में जो मोलस्क है वो उनके द्वारा खाया जा सकता है। तो जिससे जो पॉल्यूशन है वो भी कम हो जाता है, और साथ ही एक ऐसी प्रणाली भी है जिसमें एक साथ 3 तरह के जीवों का पालन भी होता है। कुछ उसमें फिशेज हैं जिसका उदाहरण मैंने रोहू के साथ में दिया था, और कुछ मोलस्क हैं जैसे सीप वगैरह हैं, और समुद्री पौधे हैं जिसमें शैवाल वगैरह हैं, ये फाइटोप्लैंक्टन्स में भी हैं। और मछलियों का जो अपशिष्ट है वो मोलस्क द्वारा और शैवालों के द्वारा उपयोग किया जाता है, और जिससे अपशिष्ट भी कम होगा और वाटर की हमारी जो क्वालिटी होगी वो भी बैलेंस बनी रहेगी। RAS टेक्नोलॉजी भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो RAS टेक्नोलॉजी है जिसमें जो इको फ्रेंडली एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस में आती है, जिसको हम नियंत्रित वातावरण में जो मछली का पालन होता है, और जो एक क्लोज सिस्टम है जिसको हम RAS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और 90% से अगर अधिक की हम बात करें तो उसमें जो पानी है उसका पुनः प्रयोग होता है, और साथ ही साथ जो अधिक उत्पादन और कम पर्यावरण प्रभाव। तो ये पूर्णतः बंद प्रणाली है जिसमें पानी को जो है वो फिल्टर किया जाता है और फिर ऑक्सीजन दी जाती है, और साथ ही साथ जो है जो मछली का जो तापमान है और वो भी एक नियंत्रित, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो कंट्रोल टेम्परेचर है उसमें वो उसका कल्चर होता है। और जो इसमें जो जल की 90 से 95% की हम अगर मात्रा कहें तो पुनः प्रयोग की जाती है। ये प्रणाली शहरों और जो जल संकट वाले जो क्षेत्रों हैं उनके लिए बहुत आदर्श होती है। साथ ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी की हमने बात करी थी कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी जो है एक इको फ्रेंडली एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस की ही एक पार्ट है।
तो जिसमें हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, आईओटी की हम बात करते हैं, डिवाइस जो आईओटी होती है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है और जो ऑटोमेशन सिस्टम है उसके एकीकरण ने जो है मछली पालन के तरीके को बदल भी दिया है। और जितनी भी जो तकनीकें हैं वो किसानों को पानी की गुणवत्ता और चारे के स्तर और मछलियों के स्वास्थ्य की दूर से निगरानी करने की अनुमति भी देता है, तो जिससे उनकी दक्षता और स्थिरता में सुधार रहता है। कुछ चुनौतियां हैं जो चैलेंजेज, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी चुनौतियां हमारे पास हैं जो चैलेंजेज हैं एक्वाकल्चर में, जिससे हमें थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिसमें इन चुनौतियों में हम रोग प्रकोप की बात करते हैं। विब्रियो, हार्वी और जो वाइट स्पॉट सिंड्रोम जो वायरस होते हैं उनसे, उनकी जो रोगजनक है उनके कारण जो वार्षिक उपज में 25% तक की हानि होती है। साथ ही साथ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन दबाव इसमें रहता है एक चुनौती के रूप में, जिसमें जो सैलिनिटी है उसमें बदलाव, जल के तापमान में बदलाव, चरम मौसम की घटनाएं और उत्पादन चक्र को प्रभावित भी करती है। इसके साथ ही कुछ बुनियादी ढांचे और संसाधनों की कमी, जिसमें दूर दराज के क्षेत्रों में परीक्षण प्रयोगशालाओं, बायोसिक्योर हैचरी और कोल्ड चेन लॉजिस्टिक तक एक बेहतर पहुंच की आवश्यकता भी होती है। कुछ लाभ और चुनौतियां हैं, जो बेनिफिट्स, चैलेंजेज एंड उनके क्या क्या समाधान हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जल कृषि में जो मिलने वाली जो हमारे क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं, जिसमें जल की बचत, उसके साथ ही गुणवत्ता में सुधार, मछलियों का एक बेहतर स्वास्थ्य हमें मिलता है, अपशिष्ट उसमें कम रहता है, दीर्घकालिक जो टिकाऊ उत्पादन उसमें होता है, और साथ ही साथ जैव विविधता की रक्षा भी रहती है। तो ये हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं। और साथ ही साथ चैलेंजेज, जो तकनीकी ज्ञान की कमी तो है, और साथ ही साथ आरंभिक लागत की भी थोड़ा अधिकता रहती है, और किसानों की जागरूकता की भी कमी रहती है। तो ये हमारे पास इसमें चैलेंजेस रहते हैं। तो इनको भी हमें, तकनीकी ज्ञान को भी बढ़ाना है। जो लागत तो रहती है, लेकिन हमें अपना जो प्रोडक्शन है वो कम से कम इतना रखना है कि हमारी जो आरंभिक लागत लगती है उस हमारे इस प्रोडक्शन के रेट से थोड़ा उसमें बैलेंस बन जाए, और हमारी जो आर्थिक स्थिति है, जो लागत हमारी जो उसमें लगी हुई है, उसको हम बैलेंस कर लें। और साथ ही साथ जो फार्मर्स के लिए जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उस टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो फार्मर्स तक, किसानों तक पहुँचाएँ, जिससे उसमें उन लोगों में जागरूकता रहे। तो ये हम चैलेंजेज हैं, इनको हम थोड़ा कम कर सकते हैं। इनके कुछ समाधान, जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट की जो सब्सिडी की जो योजनाएं होती हैं उनका हम लाभ उठा सकते हैं, और सरकारी योजनाओं से जो सहयोग हमें मिलता है उसका हम लाभ उठा सकते हैं। तकनीकी जो संस्थान हमारे हैं, जो टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे भी हम कोऑपरेशन ले सकते हैं, उनका सहयोग, और फार्मर्स को प्रोफेशनल नेटवर्क से जोड़ सकते हैं, ताकि हम उनको सही तरीके से ट्रेनिंग दे सकते हैं। और विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की जो भागीदारी इसमें जो रहती है उसको हम बरकरार रख सकते हैं, जिससे हम जो उनको सहायता देना चाह रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन की दृष्टि से हो या टेक्निकल उनको सपोर्ट हो या स्मार्ट एक्वाकल्चर की हो, जागरूकता भी दे सकते हैं, एजुकेशन भी दे सकते हैं, जिससे हम सही तरीके से जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और वो जन जन तक पहुंच भी सकता है, और हम सही मायने में एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर का निर्माण भी कर सकते हैं। तो पर्यावरण की जो अनुकूल जल कृषि है वो केवल एक तकनीकी विकल्प नहीं है, बल्कि जो हमारी पारिस्थितिक है वो जिम्मेदारी भी है। तो यदि हम उत्पादन के साथ साथ प्रकृति की रक्षा करना चाहते हैं, तो हमें प्रत्येक जो पद्धतियां हमने, जो इको फ्रेंडली पद्धतियां हमने अपना बताई थी, उनको हमें अपनाना पड़ेगा, चाहे वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी का है, यूज ऑफ नेचुरल फिल्टर्स का हमें करना पड़ रहा है, या फिर अन्य जितने भी हमने RAS के टेक्नोलॉजी का है, या वाटर फिल्ट्रेशन का है। तो जितनी भी प्रकार की हमने तकनीकें पढ़ी उनका हमें उपयोग करना पड़ेगा। तो एक ऐसी तकनीकी जल कृषि प्रणाली की ओर हमें बढ़ना है जो आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत उपयुक्त होगी। तो पर्यावरण अनुकूल जल कृषि को हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ बढ़ाना है, और एक हमारे भविष्य की जिम्मेदारी भी है, जिससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुँचे, और हम एक सही मायने में सस्टेनेबल एक्वाकल्चर को डेवलप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।